हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू एलआर केमिस्ट्री यूट्यूब चैनल। केमिस्ट्री की रंगीन दुनिया में आपका स्वागत है। केमिस्ट्री के इस चैनल में मिलेंगे आपको केमिस्ट्री के अमेजिंग से क्वेश्चन आंसर, उनको सोल्व करने के लिए धमाकेदार ट्रिक्स और साथ ही साथ कुछ विजुअलाइजेशन के साथ अमेजिंग से फैक्ट्स। तो दोस्तों, यदि इन सभी चीज़ों की रिक्वायरमेंट है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को ऑन कर लीजिए। आप सब्सक्राइब बटन को ऑन कर सारी तोड़ ही दीजिए पूरे तरीके से, और साथ ही साथ इस वीडियो को 3 दोस्तों तक शेयर कीजिए और लाइक करके मेरा मोटिव बढ़ाते रहें, और जिससे कि मैं नए अंदाज में आपको दिमाग में आपके घुसाते रहूं सारे टॉपिक्स। तो दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं कि हमने स्टार्ट किया हुआ था चैप्टर 5 गैसियस स्टेट। तो दोस्तों, गैसियस स्टेट में जैसे कि आप जानते हैं कि गैसियस स्टेट से पहले हमने अदर स्टेट्स के बारे में भी गैसियस स्टेट सहित जाने थे, उसके बाद अलग अलग तरीके के बॉन्ड्स। तो सर जी, आपने एक ध्यान दिया होगा मेरे दोस्तों कि आप हर चैप्टर में बॉन्ड्स 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 सिर्फ बॉन्डों के कहीं ना कहीं किसी न किसी बॉन्ड के बारे में पढ़ते ही आते हैं, पढ़ते आते हैं। बिना बॉन्ड के तो आप किसी चैप्टर को पढ़ ही नहीं रहे। तो वो आपके दिमाग में क्वेश्चन आता हो कि सर हम इतने बॉन्ड पढ़ क्यों रहे हैं? क्योंकि पूरी केमिस्ट्री जो है सिर्फ और सिर्फ बॉन्ड्स पर डिपेंड है। बिना बॉन्ड के आपकी केमिस्ट्री नहीं और कुछ भी नहीं। साइंस ही नहीं कह सकते आप। पूरी दुनिया सिर्फ और सिर्फ बॉन्डिंग पे टिकी हुई है। इसी वजह से मैंने कहा था कि बॉन्डिंग चैप्टर आपको काफ़ी अच्छे तरीके से पढ़ना चाहिए। तो दोस्तों, बॉन्ड्स के बारे में जानकारी लेने के बाद हम लॉ ऑफ गैसेस पढ़ रहे थे, जिसमें भी हमने जान लिया था कि हमें कुल मिलाकर के 3 गैसियस लॉ पढ़ने पड़ते हैं, जिसके लिए मैंने एक ट्रिक बताया हुआ था कि कौन कौन से वैज्ञानिकों ने दिया हुआ है करके। तो BCG करके एक ट्रिक बनाया हुआ था, मैंने बताया हुआ था। तो यहाँ पर बी से बॉयल, तो बॉयल्स लॉ पहला नियम है। देन सेकेंड है चार्ल्स लॉ एंड देन थर्ड वन इज गैलू सैक लॉ। ये 3 नियम है। और इनके लिए फिर ये किस किस के बारे में बताएंगे, इसके बारे में भी मैंने एक ट्रिक बताया हुआ है कि इसे याद रखेंगे। PVT, सबसे पहले T को छुपा दीजिए तो P और V के मध्य, फिर उसके बाद P को छुपा लीजिए तो VT के मध्य, और उसके बाद फिर V को छुपा दीजिए तो PT के मध्य संबंध याद करेंगे। मतलब सबसे पहला PV के मध्य संबंध होगा, दूसरा VT के मध्य संबंध होगा, और तीसरा PT के मध्य संबंध होगा। आपका इस प्रकार का संबंध होगा तो इसके लिए PV के मध्य क्या संबंध होगा, तो ये बताया हुआ था। तो इसके लिए मैंने बता दिया है कि ये इसके व्युत्क्रमानुपाती होगा। जो दाब है वो आपके आयतन के व्युत्क्रमानुपाती होता है, ये बताया हुआ था। उसके लिए उदाहरण भी बताया हुआ था, एक गुब्बारा या फिर एक बंद पात्र में गैस का होना या फिर गुब्बारे में गैस का होना, ये बता दिया था मैंने। तो इसे भी आप डेली लाइफ में यूज करके बिल्कुल आप याद कर सकते हैं इस नियम को। इसी के यूज से आपको जो गुब्बारा फूलता है आपका इसी नियम के यूज के कारण फूलता है। तो देख सकते हैं। इसी के साथ मैं, तो यहाँ पर एक चीज आप देख रहे होंगे, तो मैं कल जो कि बताना भूल गया था, टाइम था लेकिन बता नहीं पाया मैं। तो जैसे कि आप यहाँ पर सबसे मेन चीज समानुपाती नियतांक देख रहे होंगे, तो मैं आपको अब बताने जा रहा हूँ इसका ग्राफीय निरूपण। इस नियम का ग्राफीय निरूपण करेंगे हम। तो ग्राफीय निरूपण की हमें तो कम से कम 2 अक्षों की तो बिल्कुल जरूरत पड़ेगी। 2 अक्षों की जरूरत पड़ेगी। तो आइए, ये रहा एक अक्ष और ये रही दूसरी अक्ष। थोड़ी सीधी बनाना पड़ेगा, मुझे लगता है बार बार मिटा रहा हूँ। तो सबसे पहले ये होगी आपकी, जो आपकी अक्षें होती हैं वो रेखाएं होती हैं जिनको ऊपर नीचे कहीं तक भी बढ़ाया जा सकता है, और जहां पर भी ये एक दूसरे को काटते हैं वो होता है उनका मूल बिंदु। एक दूसरे को काटता है वो होता है इनका मूल बिंदु। ये तो आप जानते ही होंगे। और इसके बाद जैसे कि आप यहाँ पर भी देख रहे हैं, तो जब भी आपको बता दिया जाए कि समानुपाती नियतांक हो, जब भी आप देखें समानुपाती नियतांक को देखें, तो डायरेक्ट आप कुछ नहीं सोचिए कि सीधी रेखा प्राप्त होगी। पहली चीज से सीधी रेखा कुछ इस तरीके से प्राप्त होगी। अब यहाँ पर सबसे पहले जो समानुपाती का चिन्ह है वो किस किस के मध्य है, तो सबसे पहले दाब
और आयतन के व्युत्क्रम के अनुपात में है। 1/v के मध्य है। जो ये आपका समानुपाती नियतांक है वो है दाब P और आयतन V के व्युत्क्रम के मध्य है। अब यहाँ पर एक सीधी रेखा प्राप्त होगी कुछ इस तरीके की। अब वो एक तो ऐसी प्राप्त हो सकती है या ऐसी प्राप्त हो सकती है, यानी कि एक तो ऐसी भी जा सकती है, उसमें ऐसी भी जा सकती है, ऐसी भी जा सकती है, या ऐसी जाएगी। अब यहाँ पर पे किधर से कहाँ जाएगी इसके बारे में कैसे हमें पता चलेगा? तो सबसे पहली चीज तो ये है, जो यहाँ पर पे एक समीकरण आप पढ़ते होंगे y बराबर mx+c। ये गणित में आप समीकरण पढ़ेंगे सरल सरल रेखा के लिए, या फिर आपने 10th में पढ़ लिया होगा, और नहीं पढ़ा होगा तो 11th मैथ्स में पढ़ेंगे। और जो आप बायो ग्रुप वाले हैं तो बायो ग्रुप वाले से सिर्फ इतना उनके लिए सिद्ध कि ये समीकरण होता है। समीकरण में यदि c बराबर 0 हो जाए, यदि c बराबर 0 हो जाए तब क्या होगा? y बराबर mx हो जाएगा। और यहाँ पर पे यदि अब यहाँ पर पे क्या होगा? यदि m बराबर 1, और m यहाँ पर पे क्या होती है? प्रवणता। यहाँ पर पे m क्या होती है? m जो है यहाँ पर पे प्रवणता होती है, स्लोप होती है, मतलब स्लोप, ढाल। इसे इंग्लिश और फिर एक तरीके से ढाल याद करेंगे। अब यहाँ c बराबर 0 के होने का क्या मतलब है ये भी बताऊंगा, लेकिन यहाँ पर पे पूरा समझते हैं। y बराबर x हो जाता है। यहाँ इतना तो आपको बिल्कुल समझ में आ गया होगा। 10th तक तो इतनी मैथ्स तो आपने पढ़ी ही होगी। इस तरीके से यहाँ पे होता है सिस्टम। अब यहाँ पे c बराबर 0 होने का मतलब क्या होता है? तो यहाँ पे आप इसे कुछ इस तरीके से भी पढ़ते होंगे, p बराबर k, इसे लिख सकते हैं आप k इंटू 1/v लिख सकते हैं आप। इस समीकरण को बिल्कुल लिख सकते हैं आप, ये इस तरीके से लिखेंगे। तो जो आपका समीकरण है इसे अगर से y बराबर mx+c से तुलना करने पर, तुलना करेंगे हम यहाँ पर पे, तो क्या होगा? तो यहाँ पर स्पष्ट देख रहे हैं c, यदि यहाँ पर c के स्थान पे देखें, c के स्थान पे कुछ नहीं है, c के स्थान पे कुछ नहीं, इसका मतलब c बराबर हमारे यहाँ पर पे 0 है। c के स्थान पे कुछ नहीं है, इसका मतलब c का मान यहाँ पर पे 0 है। y का मान यहाँ पर पे, y अक्ष में क्या है यहाँ पर पे आपने खुद ने देखा, y अक्ष ये है और ये x अक्ष है। तो y अक्ष में क्या है? p है, तो यहाँ पर भी p है, बिल्कुल p के साथ कुछ नहीं है। तो यहाँ y बराबर क्या है? p है। फिर m के स्थान पे k है बिल्कुल। और यहाँ पे ये है x के स्थान पे 1/v होना चाहिए था और 1/v ही है। तो m बराबर k है यहाँ, और आपका जो x है, x बराबर 1/v होना चाहिए था और 1/v ही है। इतना तो आपको समझ में आ गया होगा कि जो y अक्ष में दर्शाया जाता है वो y के बराबर होता है, और जो x अक्ष में दर्शाया जाता है वो x के बराबर। और यहाँ पे c के स्थान पे कुछ नहीं है, आपने तुलना करके देखें तो c के स्थान पे कुछ नहीं है, इस वजह से 0। और k के जो m के स्थान पे k है तो m बराबर k हो गया है। अब यहाँ पे इससे क्या समझते हैं आप? सबसे पहले आइए, c बराबर कैसे कुछ मान लीजिए c बराबर 1 होता, मान लीजिए, या c बराबर समथिंग n मान लीजिए, n होता, और n यहाँ पे आप जो n है, n का मतलब ये है कि कहाँ पे ये y अक्ष में इसको काटेगा। y अक्ष में कहाँ काटेगा? मान लीजिए इसके n खंड कर लीजिए आप, कहीं n खंड में यहाँ पे nवा खंड आता, nवा खंड आता, तो y अक्ष से जो यहाँ पर जो ये रेखा आती, सरल रेखा, वो यहाँ काटती। लेकिन यहाँ c बराबर 0 है, इसका मतलब ये रेखा आप कहाँ काटेगी? यहाँ काटेगी, कुछ इस तरीके से। अब यहाँ पर ये है, तो अब ढाल, स्लोप, या फिर m का मतलब होता है m बराबर tan थीटा होता है। आप इस बात को भी ध्यान रखेंगे, m बराबर tan थीटा, इस बात को ध्यान रखेंगे। इसका मतलब कहीं ना कहीं m जो है कोण पर निर्भर करता है, मतलब किस कोण से जाएगा इसके बारे में बताता है m। और m का मान यहाँ पर पे, m का मान जब भी 1 होगा, m बराबर 1 जब भी होगा, तो वहां पर पे थीटा बराबर हमेशा आपका 45 डिग्री आता है, ये बात को ध्यान रखेंगे। लेकिन यहाँ पर पे m बराबर 1 नहीं है, यहाँ पर पे m बराबर k है, तो समथिंग मान लीजिए इस कोण पर, किसी थीटा कोण पर ये जो है कोण अंतरित कर रहा है, और थीटा कोण पर ये रेखा आ रही है। इसे आप समझ गए होंगे।
और इसके बाद क्या है, 1/v के माध्यम ग्राफ था, तो एक सरल रेखा हमें प्राप्त होगी और कुछ इस तरीके की प्राप्त होगी। अब इतना तो आप समझ गए होंगे। और ये वाली जो है लाइन आपके बिल्कुल काम की नहीं थी, इतनी काम की थी। तो ये है आपका ग्राफी निरूपण। तो उम्मीद करता हूँ ग्राफी निरूपण आपको बिल्कुल समझ में आया होगा। अब ग्राफी निरूपण ऐसा कैसे प्राप्त होता है, तो आप देखिए यहाँ पर और थोड़ा सा समझते हैं आप। तो यहाँ पर हम सरल रेखाएं क्यों प्राप्त होती है इसी ग्राफ में समझते हैं। तो इसके लिए कुछ नहीं करना होगा आपको। जो आपका ये मान लीजिए आपने P बराबर 1 रखा था, मान लीजिए P प्रेशर 1 बार रखा होगा किसी टाइम पे, एनी टाइम। तो 1/v का मान आपको क्या प्राप्त हो रहा है, समथिंग मैंने कहता कि एक ही प्राप्त होगा। मैं कहता हूँ मान लीजिए 2 प्राप्त हुआ, माना आपने। इसका मतलब कि कुछ इस तरीके से आपको ग्राफ प्राप्त होगा, कुछ इस तरीके से ग्राफ प्राप्त हुआ। ग्राफ में बिंदु को कुछ यहाँ पर प्राप्त होगा, इसका मतलब बिंदु यहाँ प्राप्त होगा। इस तरीके से नाप करके देखिए आपने, तो बिंदु यहाँ प्राप्त हुआ। इसके बाद जब P बराबर 2 प्राप्त किया, तो 1/v का मान आपको 4 प्राप्त हो जाएगा। लीटर मान लीजिए, यहाँ पर यूनिट भी लिखते हुए चले, मान लीजिए ये। मैं सिर्फ और सिर्फ आपको इसी ग्राफ में पूरा इतनी जानकारी दूंगा, फिर अगले ग्राफों में तो आप खुद ही समझ जाएंगे। तो ये कुछ इस तरीके से आप रेगुलर बढ़ाते जाएंगे, बनाते जाएंगे और मिलाते जाएंगे, तो एक सरल रेखा प्राप्त होगी आपको। तो उसी वजह से यहाँ पर आपको सरल रेखा क्यों प्राप्त होगी, आप उनके प्रायोगिक मानों के जरिए भी प्राप्त कर सकते हैं, या फिर आप तुलना के जरिए प्राप्त कर सकते हैं, जैसा भी आप चाहें उस तरीके से आप प्राप्त कर सकते हैं। तो ये रही आपकी ग्राफीय निरूपण आपका, किसके लिए, बॉयल के नियम के लिए, पीवी ग्राफ। पीवी ग्राफ ये कौन सा ग्राफ था, यहां लिखेंगे आप पीवी ग्राफ। बिल्कुल आपको बिल्कुल समझ में आ गया होगा पीवी ग्राफ किस प्रकार है। तो आइए अब हम बात करेंगे अपने नेक्स्ट लॉ की। आपका नेक्स्ट लॉ क्या है, आप कमेंट में जल्दी से कमेंट में लिख दीजिए नेक्स्ट लॉ। कमेंट जल्दी से जल्दी आना चाहिए। हमने एक नियम ये कंप्लीट कर चुका है, तो अब जाहिर सी बात है हम सेकंड नियम ने जो सेकंड नियम है उसके बारे में जानकारी लेंगे, जो कि है चार्ल्स लॉ। और चार्ल्स लॉ, चलिए हेडिंग डालिए चार्ल्स लॉ किस किस के मध्य होगा तो वी टी के मध्य होगा, बिल्कुल वी टी के मध्य होगा, वी टी के मध्य। और वी टी का मतलब यहाँ पर वी का मतलब आयतन और टी का मतलब टेम्परेचर एंड ताप, वॉल्यूम। दिस लॉ इज बिटवीन वॉल्यूम एंड टेम्परेचर। अब यहाँ पर भी इनके मध्य संबंध बताने वाला है। तो यहाँ कांस्टेंट क्या रहेगा, तीसरी चीज याद रखिए, यहाँ पर तीनों चीजों का नाम इकट्ठे बार बार क्यों लिया जाता है, क्योंकि 2 चीजों का यूज किया जाता है, तो तीसरी चीज कांस्टेंट रखी जाएगी। यहाँ 2 चीजों का यूज किया जाएगा, तीसरी चीज कांस्टेंट रहेगी। जैसे कि पिछले नियम में हमने यूज किया था किस किस का, पी वी का यूज किया था, तो आपका टी क्या था, कांस्टेंट था, टी इज इक्वल टू कांस्टेंट। इस पर हमने पूरी बात की थी पिछले नियम में, किस नियम में, बॉयल के नियम में। अब हम बात कर रहे हैं किस किस की, अब बात कर रहे हैं हम आपके वी टी की बात कर रहे हैं, वी टी की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर पे आपका पी कांस्टेंट रहेगा, बार बार मैं बोलूंगा पी कांस्टेंट पी कांस्टेंट पी कांस्टेंट, ताकि आपके दिमाग में बिल्कुल बैठ जाए। पिछले नियम में वी कांस्टेंट था, ये पिछले नियम में आपका टी कांस्टेंट था, अब यहाँ पर पे पी कांस्टेंट है। पी यानी दाब, पी यानी दाब, पी यानी दाब, दाब कांस्टेंट, दाब कांस्टेंट, दाब कांस्टेंट। तो आइए, तो यहाँ पर पे तो ये नियम कहता क्या है, तो सबसे पहले इसका स्टेटमेंट जान लीजिए। स्टेटमेंट ये है कि स्थिर दाब पर किसी गैस का आयतन उसके ताप के समानुपाती होता है। स्थिर दाब पर किसी गैस का आयतन उसके परम ताप के समानुपाती होता है। अब इसे गणितीय रूप में किस प्रकार लिखेंगे, तो इस तरीके से लिखेंगे इसको गणितीय रूप में, V समानुपाती T। सबसे पहले गणितीय रूप में इसे इस तरीके से लिख लीजिए। अब समानुपाती नियतांक हटाएंगे,
अब यहाँ पर पे कहेंगे सर जी आपने गणितीय रूप तो लिख दिया, आप गणितीय रूप इकट्ठे बताने लगे। इसके लिए कुछ हमें ऐसी चीज़ बताइए जिससे कि हमें हमारे दिमाग में ये चीज़ बैठ जाए। तो इसके लिए एक उदाहरण लेना चाहूँगा मैं। मान लीजिए से एक कंटेनर है और इसमें मान लीजिए यहाँ तक आपकी कोई गैस भरी हुई है, गैस भरी हुई यहाँ तक। अब आपको जो है आपने क्या किए, दाब को स्थिर रखा, मतलब कंटेनर में यहीं तक आपने दाब है तो यहाँ पर दाब एकदम स्थिर रख दिया। लेकिन नीचे आपने गर्म करने के लिए वो कर दी। अभी तो टेम्परेचर जिस टेम्परेचर पे है उसी टेम्परेचर, लेकिन उसके बाद आपने कुछ गर्म करने के लिए एक क्या कर दीजिए, आपने सिलेंडर या फिर कोई गैस को गर्म करने के लिए जो आपके घरों में आने वाली जो बर्नर है, बर्नर के जरिए से गर्म किए। तो गर्म करेंगे तो आपका दाब स्थिर है। लेकिन जब यहाँ पर यहाँ तक कहीं पर पे तक आपका पहले गैस का अणु भरा हुआ था मान लीजिए, लेकिन उसके बाद क्या होगा, जैसे जैसे गर्म होगा तो गैस के अणु उबलने लगेंगे, थोड़ा बाहर निकलने की कोशिश करेंगे और उनका आयतन बढ़ता हुआ चल जाएगा, उनका आयतन बढ़ता हुआ चल जाएगा। या फिर मान लीजिए आप दोबारा गुब्बारे का ही उदाहरण ले लीजिए। तो गुब्बारे को जैसे कि आपने गुब्बारा देखा मान लीजिए, तो एक स्थिर ताप है। या फिर आप जो हॉट बैलून, जो एक नाम सुनते होंगे हॉट बैलून, इसी नियम पर काम करता है। हॉट बैलून कैसे काम करता है देखिए। अब हॉट बैलून सबसे पहले नीचे जब वो रहता है तो एक स्थिर दाब होता है। आप बाहर अपने आसपास देखते होंगे तो एक स्थिर दाब है जो कि होता है 1 बार। चाहे आप अपने जो पृथ्वी के 100 किलोमीटर के आसपास की, 80 किलोमीटर के आसपास की ऊंचाई तक चले जाएंगे आप, तो आपको दाब इतना ही मिलेगा। कितना? 1 बार। तो चाहे कितना ही कैसा कोई टेम्परेचर में चेंजमेंट आ जाए, कुछ में भी चेंजमेंट आ जाए, लेकिन दाब में कोई चेंजमेंट नहीं आता है। तो हॉट बैलून में अब आप इतना तो समझ गए कि हॉट बैलून स्थिर दाब पर चलेगा, स्थिर दाब पर तो चलेगा। लेकिन क्या होगा, हॉट बैलून में आप बैठे तो उस समय उसका जो है टेम्परेचर मान लीजिए कितना था, 25 डिग्री सेल्सियस में आप बैठे हैं, 25 डिग्री सेल्सियस में बैठे हैं। उस समय वो उसमें कुछ थोड़ा बहुत फुला हुआ दिखेगा, उतना ज़्यादा फुला नहीं दिखेगा। क्यों? क्योंकि उसमें आपका वॉल्यूम अभी कम है। उसमें जो गैस भरी हुई है, हीलियम नाम की एक गैस भरी हुई होती है। उसमें क्या, कौन सी गैस भरी होती है? हीलियम। हीलियम गैस भरी होती है। तो हीलियम गैस अभी कम कम अभी आकार आयतन कभी अभी कम घेरी हुई है, आयतन कम घेरी हुई है, तो इसी वजह से कम फूला हुआ है। लेकिन जैसे ही आप ऊपर जाने के लिए उसमें उठने लगेगा तो उस समय क्या होता है, नीचे से आग लगा, वहां पर भी आप देखेंगे थोड़ा सा वो गर्म होता हुआ चलेगा। गर्म होता हुआ चलेगा मतलब उसका टेम्परेचर बढ़ेगा। टेम्परेचर बढ़ता है तो उसका वो जो है बलून फूलने लग जाता है, फूलने लग जाता है। और फूल रहा है तो इसका मतलब उसका आयतन बढ़ रहा है, गैस का, हीलियम गैस का आयतन बढ़ रहा है। तो टेम्परेचर जैसे ही बढ़ता है तो उसका आयतन भी बढ़ने लग जाता है। यही सिद्धांत पर काम करता है आपका हॉट बैलून। तो बिल्कुल आप समझ गए होंगे, इस नियम का एक उदाहरण भी समझ गए होंगे जिससे कि आपके दिमाग में ये नियम बिल्कुल बैठ गया होगा। तो समानुपाती या फिर व्युत्क्रमानुपाती होने का मतलब क्या होता है, ये यहाँ से आप थोड़ा बहुत समझ गए होंगे कि समानुपाती होना मतलब एक चीज बढ़ेगी तो दूसरी चीज भी बढ़ेगी, और व्युत्क्रमानुपाती होना मतलब एक चीज बढ़ेगी तो दूसरी चीज घटेगी। तो ये रहा। तो अब समानुपाती नियतांक हटाएंगे आप, समानुपाती नियतांक हटाए तो v बराबर KT हो जाएगा। v बराबर KT हो गया है। इसे आप दूसरे तरीके से ये भी लिख सकते हैं, इसे ही आगे बढ़ा करके v बराबर v और t का इधर पक्षांतर करेंगे तो v बाई टी करेंगे बराबर k हो जाएगा। ये हो गया आपका। मान लीजिए आप लोग का हॉट एयर बैलून ही लेते हैं हम, हॉट एयर बैलून। तो हॉट एयर बैलून में क्या होगा, हॉट एयर बैलून में मान लीजिए इनिशियल जो आपका वॉल्यूम था, इनिशियल वॉल्यूम कितना है, VT ही होता है। हाँ बिल्कुल। तो यहाँ पर भी ये रही बात, इनिशियल वॉल्यूम मान लीजिए कुछ V1 है, इनिशियल वॉल्यूम है आपका, इनिशियल वॉल्यूम आपका मान लीजिए क्या है, V1। इनिशियल प्रेशर, इनिशियल टेम्परेचर कितना है आपका, T1 है। तो इसके बाद लिख लीजिए, इसकी हमें अब जरूरत
इस चीज की अभी अब हमें जरूरत नहीं है। तब यहाँ पर पे आपका फाइनल वॉल्यूम होगा आपका कितना, V2, देन फाइनल टेम्परेचर T2, ये होगा। मान लीजिए तो अब यहाँ पर इसे समीकरण नंबर 1 नाम दिया था आपने, मान लीजिए समीकरण नंबर फ्रॉम इक्वेशन वन क्या होगा कि V1 अपॉन T1 इज इक्वल टू K एंड V2 अपॉन T2 इज इक्वल टू K। तो इन दोनों में K कॉमन है, K एक दूसरे के बराबर है, इसी वजह से ये दोनों भी आपस में बराबर हो जाएंगे। बराबर होंगे तो क्या होगा, V1 अपॉन T1 बराबर V2 अपॉन T2, ये हो गया। इसे ही आप दूसरे रूप में आप इस समीकरण को ही ध्यान रख सकते हैं, या फिर इसे दूसरे तरीके से ध्यान रख सकते हैं, V1 अपॉन V2 बराबर T1 अपॉन T2। बिल्कुल, तो ये रहा आपका समीकरण। ये दो में से किसी एक समीकरण को ध्यान रखिए। तो यहाँ पर ये संबंध था इनके मध्य, और इसी के साथ आप एक और संबंध यहाँ पर जैसे हमने पिछली बार दाब और घनत्व में संबंध बनाया था, वैसे ही यहाँ पर हम ताप और घनत्व में संबंध बना सकते हैं। तो लिखिए अब, तो लिखिए अब यहाँ पर ताप घनत्व संबंध। कैसे प्राप्त करेंगे अब ये संबंध, जैसे कि आप यहाँ पर इसमें आइए, जो आपका ये वाला जो समीकरण था, V बराबर KT ये था। यहाँ पर भी V बराबर आपने पिछली बार पिछले समीकरण में ही पढ़ा लिया था आपने कि V बराबर M/D। इसे यहाँ पर इस समीकरण में मान रख देंगे आप, तो रखेंगे तो क्या होगा, M/D बराबर KT, या फिर जो नियतांक है, नियतांक तो बता दिया कि ये भी एक नियतांक है, तो नियतांक इनको एक तरफ, और जो आपका जो बदलने वाली चीजें हैं उनको एक तरफ ले लेंगे। तो जो आपका D है वो इधर चल जाएगा और M इधर। तो आगे आइए, तो इसके बाद आप क्या प्राप्त करेंगे, आप 1/D, ये तो है, अब T यहाँ पर आ जाएगा, तो T इधर गुणे में है तो यहाँ पर भी बटे में ही आ जाएगा। तो DT इज इक्वल टू K गुणे में है, और ये यहाँ पर M बराबर, इन्हें मान लीजिए कांस्टेंट C का मान C दे दीजिए, C दे दिया आपने। तो इसे पलट करके लिख सकते हैं आप, T इंटू D इज इक्वल टू 1/C, या फिर इसे ही लिख सकते हैं, और कांस्टेंट है तो कांस्टेंट को D इंटू टी, कांस्टेंट को किसी तरीके से किसी भी रूप में दर्शाया जा सकता है, n मान लीजिए, n मान लीजिए यहाँ पर तो क्या हमें इसलिए इसे बार बार चेंज कर रहे हैं ताकि ये एक अपना नियत मान ग्रहण कर ले, कोई 1/, या फिर बटे, या फिर किसी रूप में ना रहे, एकदम क्लियर रूप में रहे। इस वजह से इसे इस तरीके से बदल रहे हैं। तो क्या हो रहा है, इनका जो यहाँ पर से जो निकाल सकते हैं आप, क्या कि यहाँ से संबंध और एक निकाल सकते हैं कि D1 T1 बराबर D2 T2। ये संबंध आपका होता है, इनके जो ताप और घनत्व का संबंध ये होता है। इस संबंध को बिल्कुल ध्यान रखेंगे, किस तरीके से लाया हूं ये से भी आप ध्यान रखेंगे। तो
इसी के साथ अब हम हमारा जो चार्ल्स का नियम है, इसका जो थ्योरेटिकल और जो डेरिवेटिव रूप है, ये पूरा डेरिवेशन है। तो डेरिवेशन रूप बिल्कुल समझ में आ गया होगा आपको। अब आते हैं हम ग्राफी रूप में। तो ग्राफी रूप को समझने के लिए तो आपने जो पिछला ग्राफ समझ रहा होगा, तो उसे बिल्कुल आपको समझ में आ जाएगा। पिछला ग्राफ समझा होगा आपने अच्छे तरीके से। तो उसके लिए सबसे पहले हमें इस संबंध की बिल्कुल जरूरत पड़ेगी। तो यहाँ पर फिर आप एक चीज ध्यान दे रहे होंगे, क्या? तो वो चीज है आपका समानुपाती नियतांक। समानुपाती नियतांक है, सबसे पहले हमें दो अक्षें बनानी पड़ेगी, एक्स वाई, और यहाँ पर हम y में v लिखेंगे, और जो समानुपाती नियतांक है तो हमें एक सीधी रेखा प्राप्त होगी और t, और ये हमें एक यहाँ पर c बराबर फिर से यहाँ पर 0 हो जाएगा। c बराबर 0 होने की वजह से ये हमें मूल बिंदु से जाती हुई प्रतीत होगी, और यही जो है यही रेखा आपकी v समानुपाती t को दर्शाएगी। तो किस प्रकार से ये ग्राफ प्राप्त होता है, ये तो बिल्कुल समझ में आ गया होगा। पिछला ग्राफ यदि आपने पीवी ग्राफ आपने समझा होगा, पीवी ग्राफ समझा होगा, तो बिल्कुल आपको ये ग्राफ भी समझ में आ जाएगा, वीटी ग्राफ भी। तो आइए इसी के साथ अब हम एक न्यूमेरिकल का लेते हैं, इसी फार्मूले पर बेस्ड, जो कि ये न्यूमेरिकल आपके एग्जाम्स में काफी बार आते हैं, और हर बार आते हैं, कह रहे हैं तो कोई गलत बात नहीं होगी आपके लिए। तो आइए, जो ये न्यूमेरिकल होगा ये होगा आपके चार्ल्स लॉ पर बेस्ड। तो जैसे कि आप देख रहे हैं आपके उदाहरण 5.2 में, एग्जाम्पल 5.2, इसमें देख रहे हैं आप एग्जाम्पल 5.2 आपके पेज नंबर कितने में है? 142 में है, 142 में है। तो पेज नंबर 142 का जो कह रहा है कि प्रशांत महासागर में एक जहाज चलाते समय 23.4 डिग्री सेल्सियस ताप पर एक गुब्बारे को 2 लीटर वायु से भरा गया। जब जहाज हिंद महासागर में पहुंचेगा, जहां टेम्परेचर 26.1 डिग्री सेल्सियस है, तब गुब्बारे का आयतन क्या होगा? तो यहाँ पर आप एक चीज ध्यान दिए, यहाँ उसने दाब की बिल्कुल बात नहीं किया है। दाब की पहली चीज बात नहीं किया है, स्टार्टिंग में यहीं से करूंगा। दाब की बात नहीं किया है। दाब यहाँ इंग्लिश में लिख दूं तो प्रेशर इज नॉट मेंशन्ड, ये बात आप ध्यान दिए। तो जहां जहां पर प्रेशर मेंशन नहीं होगा, वहां पर इट मीन्स प्रेशर इज कांस्टेंट, तो अब आपसे मेरा एक क्वेश्चन है कि ये प्रेशर कौन सा है? प्रेशर कौन सा है यह आप कमेंट करेंगे। तो आइए, तो प्रेशर आपको बताना है। तो अब यहाँ पर भी ये चीज तो आप बिल्कुल समझ गए होंगे। तो अब आइए क्वेश्चन में। तो क्वेश्चन में सबसे पहले चीज तो कहाँ से स्टार्ट किया है उसने? तो सबसे पहले जो उसने ताप से स्टार्ट किया, तो ताप से स्टार्ट किया। स्टार्टिंग ताप टेम्परेचर या फिर इनिशियल टेम्परेचर क्या दिया हुआ है उसने? 23.4 डिग्री सेल्सियस। और जब भी आपको कभी भी परम ताप में ही कोई गणना करनी होती है, परम ताप का मतलब क्या होता है? जो परम ताप का मतलब होता है कि आपका जो ताप है वो केल्विन पैमाने में हो, और जो टेम्परेचर डिग्री सेल्सियस में हो उसे केल्विन में बदलने के लिए हमें 273 ऐड करना होता है आपके दिए हुए मान में। तो इस तरीके से तो आपका यहाँ पर 300.4 केल्विन, ये होगा आपका T1। आपका जो T2 है, T2 से पहले हमें V1 ज्ञात करना होगा, जो कि V1 दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है? तो आपको 2 लीटर दिया हुआ है, 2 लीटर। अब आपको T2 26.1 डिग्री सेल्सियस दिया हुआ है। तो 26.1 डिग्री सेल्सियस, इसका मतलब 273, इसमें फिर से ऐड करेंगे तो 26.1
डिग्री सेल्सियस, सॉरी इसमें ऐड करते से ही आपको मिल जाएगा कितना, सॉरी ये 296.4 होता है, जल्दबाजी में मैंने गड़बड़ी कर दी थी। और ये हो जाएगा आपका 299.1 केल्विन। और यहाँ पे हमें V1 ज्ञात करना है, V1 फाइंड आउट करना है। तो यहीं पे आप फ्रॉम चार्ल्स लॉ लिखेंगे आप यहाँ, फ्रॉम चार्ल्स लॉ। क्या है चार्ल्स का नियम? V1/V2 इज इक्वल टू T1/T2, ये है आपका नियम। इसका मतलब V1 कितना है, तो आपका 2 लीटर है, हमें V2 फाइंड आउट करना है। एंड देन आपका T1 कितना है, तो 296.4 है, और आपको जो T1 है वो दिया हुआ है 299.1। यहाँ से V2 इज इक्वल टू क्या होगा, तो V2 का गुणा इधर कर दें, और जो बाकी आपको इतनी तो मैथ्स आनी ही चाहिए, मैं इतना तो स्पीड पकड़ूंगा ही पकड़ूंगा। अगर से नहीं आती है तो प्लीज मेरा कहना है कि छोटी क्लासेस देख लीजिए। तो 296.4, और इसे आप इनका जब गुणा भाग करेंगे तो आपको क्या प्राप्त हो जाएगा, 2 यहाँ से हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, V2 इज इक्वल टू 2.018 लीटर प्राप्त हो जाएगा। और यही हमें जो वॉल्यूम है वो आपके प्रशांत महासागर में इस जहाज के गुब्बारे का वॉल्यूम हो जाएगा। हमें यही फाइंड आउट करना था। तो आपको ये न्यूमेरिकल बिल्कुल समझ में आया होगा, उम्मीद करता हूँ। और नहीं आया है तो आप अपने कॉपी में आपको इस न्यूमेरिकल को आप एक बार अच्छे से करेंगे तो बिल्कुल आपके दिमाग में फिट बैठ जाएगा। तो आइए अब हम बात करेंगे गैलुसेक लॉ की। किसकी बात करेंगे, गैलुसेक लॉ की। तो गैलुसेक लॉ में तो सबसे पहले चीज तो आप खुद बताइए, पीवीटी में आपने पीवीटी आपका था, गैलुसेक लॉ में जाने के पहले पीवीटी की बात कर लेते हैं। तो पीवीटी में आपने टी को कांस्टेंट रख करके पीवी के मध्य संबंध ज्ञात किया, उसके बाद पी को कांस्टेंट रखे वीटी के मध्य संबंध ज्ञात किया। अब वॉल्यूम को कांस्टेंट रखना है, आपको वॉल्यूम को कांस्टेंट रखना है और प्रेशर और टेम्परेचर के मध्य संबंध ज्ञात करना है। ये है आपके लिए टास्क। इस टास्क में तो आइए हम टास्क को पूरा करते हैं। तो नियम किसका है अब हमारे लिए, गैलुसेक सर का नियम है, गैलुसेक सर का नियम है, गैलुसेक लॉ किसके मध्य है, तो हिंदी में लिख देते हैं हम आपके लिए, ताप दाब संबंध बताएगा ये, ताप दाब संबंध। आपको और एक चीज बता दूंगा मैं थोड़ी देर बाद। तो ये रहा, तो ताप दाब संबंध, इसका मतलब आपके लिए क्या कांस्टेंट हो जाएगा, तो आपका क्या कांस्टेंट हो जाएगा, आयतन, यहाँ पर हो जाएगा नियत, आयतन नियत, या फिर इसी कोष्टक में लिखेंगे स्थिर। तो इसका जो आपके इसी से अब लिखेंगे तो गैलुसेक का नियम, इस नियम के अनुसार स्थिर आयतन पर किसी गैस का ताप बढ़ाने पर उसका दाब भी बढ़ता है। अब इसे किस प्रकार, या फिर दूसरे तरीके से इसे ऐसा लिखेंगे कि किसी गैस के स्थिर आयतन पर परम ताप उसके दाब के समानुपाती होता है। किसी स्थिर आयतन पर किसी
गैस का दाब उसके परमताप के समानुपाती होता है। परमताप को बाद में बोलेंगे तो ज़्यादा बेटर होगा आप। तो देखिए, तो क्या कह रहा हूँ मैं कि आपका जो एट द कांस्टेंट वॉल्यूम आपने समझ लिया। इसको गणितीय रूप में किस प्रकार लिखेंगे, तो P समानुपाती होगा आपके, सॉरी T को पहले, सॉरी P को ही पहले लिखिए, P और देन T, क्योंकि आपने किसी इसी तरीके से तो याद किया था PVT, तो यहाँ पर आपने P को छुपा दिया है, सॉरी V को छुपा दिया है, तो P और T के मध्य संबंध हो जाएगा। तो P बराबर KT और P बराबर KT। अब इसे अगर से मान लीजिए किसी इसमें समझना चाहे तो मान लीजिए कोई ये एक मान लीजिए आपका गैस का कंटेनर है, इसका यहाँ पर आपने आयतन आयतन जितने इस गिलास का है वो आयतन आपने निश्चित कर लिया है, और नीचे से आपने पहले तो कोई वो जो आपने कहना चाहिए एक स्थिर ताप रखने के लिए कोई नीचे बर्नर नहीं जलाया, लेकिन उसके थोड़ा टाइम बाद आपने बर्नर जलाया, तो गैस अपने आप को बाहर निकालने की कोशिश करेंगे, जिस वजह से वो गैस जो है इसकी दीवारों पर, और ये जो गैस गिलास की दीवार है या फिर जो आपका कंटेनर है, कंटेनर की दीवार गैसों पर एक दाब लगाएगी, मतलब उसका दाब बढ़ता जाएगा। ये इस तरीके से समझ में आएगा आपको, मतलब कि ताप बढ़ाएंगे तो दाब भी बढ़ेगा, ताप बढ़ाएंगे तो दाब भी बढ़ेगा, कुछ इस तरीके से ध्यान रख सकते हैं। तो देखिए, तो यहाँ पर इसे कुछ इस तरीके से भी लिख सकते हैं, P/T इज इक्वल टू K। अब यहाँ पर इनिशियल और बिल्कुल आप समझ गए होंगे कि इनिशियल लेना पड़ेगा हमें, फिर फाइनल भी लेना पड़ेगा, तो P1/T1 बराबर K और देन P2/T2 इज इक्वल टू K, और यहीं से लिख सकते हैं आप P1/T1 बराबर P2/T2। इसी तरीके से इसे ही याद रख सकते हैं, या फिर इसे ही आगे चल करके थोड़ा सा बदलेंगे, तो P1/P2 इज इक्वल टू T1/T2। तो ये होगा आपका मुख्य रूप से ये दो संबंध हैं, इन्हीं दो संबंधों को ज्ञात करेंगे। और जब तक कि आयतन ना आए, तो आयतन ना आए तब तक आप घनत्व की बात नहीं कर सकते। और यहाँ आयतन, ये वाले पूरे जो संबंध है, संबंध में आयतन की बात नहीं, इस वजह से आप दाब और ताप के संबंध के बीच में आप घनत्व को ला नहीं सकेंगे, तो वो वाला संबंध आपको ज्ञात नहीं करना है। और यहीं पर आप अगर से ग्राफ बनाना चाहें तो ग्राफ बिल्कुल आप बना लेंगे, और कुछ इस तरीके से जाएगा, जहाँ पर पे ग्राफ अगर से पहले से समझना चाहें तो पहले यहाँ पर आपका y अक्ष है, ये x अक्ष है, यहाँ पर y की जगह पर आप यहाँ पर देख रहे हैं P है, यहाँ पे T है, तो इस तरीके से। और ये जो है आपका P समानुपाती T का ग्राफ है, P समानुपाती T की रेखा है ये, और ये जो आपका ग्राफ है ये कौन सा ग्राफ है, तो PT ग्राफ है ये, तो ये रहा। तो बिल्कुल आपको समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पर पे एक एक्स्ट्रा नियम और है जिससे आप बिल्कुल क्योंकि आपको इसके बाद आपको क्या ज्ञात करना है, आपको ज्ञात करना है साथ ही साथ आपके गैस के लिए आदर्श गैस समीकरण। तो आदर्श गैस समीकरण में मोल की भी बात होती है, मोलों की बात होती है, इसी वजह से हम गैलुसेक के नियम के बाद आवेगाड्रो का नियम की भी बात कर सकते हैं। ये क्या आधारभूत नियमों में तो नहीं आता है, लेकिन कभी कभी इस पर आधारित क्वेश्चन भी आ जाते हैं। और ये मुख्य रूप से कहाँ काम आता है, जो आपके आदर्श गैस समीकरण है, तो वहां पर पे काम आता है। तो हम बात कर रहे हैं अब आवोगाद्रो नियम की। आवोगाद्रो नियम ये क्या कहता है, तो ये किस पर बात करेगा, तो मैं पहले ही बता दूं कि स्थिर ताप और दाब दोनों, स्थिर ताप दाब दोनों स्थिर होंगे। स्थिर ताप दाब पर आपका जो आयतन है वो n, मतलब मोलों की संख्या, जहां भी आयतन है n बराबर गैस के मोलों की संख्या, गैस के मोलों की संख्या। ये है आपके लिए। तो बिल्कुल आपको ये नियम बिल्कुल समझ में आ गया होगा।
और इसके उदाहरण देने की भी बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। आपको समझ रहे हैं कि आपके किसी एक कंटेनर है, वहाँ पर आपने इस ताप पर दाब रखा है, उसका कैसे आप आयतन बढ़ाते जाएंगे, आयतन बढ़ाएंगे तो क्या होगा, उसमें मोलों की संख्या बढ़ेगी। ये कहना चाह रहा है ये नियम। तो इसी के साथ हमारे जो गैस के जो मूलभूत नियम है ये खत्म होते हैं। अब हम बात करेंगे किसकी, आदर्श गैस समीकरण की। अब बात करेंगे हम आदर्श गैस समीकरण, आदर्श गैस समीकरण की। तो दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं आदर्श गैस समीकरण है ये। तो आदर्श गैस समीकरण से पहले ये मूलभूत समीकरण, जो कि अब आपको मैं आपको पहले ही बता दूं कि वी एन के मध्य है और लास्ट में आवोगाद्रो करके आप ऐसे सिंपल वे में याद रख सकते हैं। आप आवोगाद्रो, चलिए ये रहा। तो यहाँ पर पे आपको जो ये चारों नियमों की जरूरत पड़ती, तो सबसे पहले आपके फ्रॉम बॉयल्स लॉ, आप डायरेक्ट ही आप कैसा क्या करेंगे, तो आपको तीनों नियम, चारों नियम आपको बिल्कुल ध्यान रखने होंगे इस नियम के लिए। तो बॉयल्स लॉ से करेंगे तो बॉयल्स लॉ में आपका क्या कह रहा था, वो प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू, आपके क्या हो जाता है, प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। एंड देन आपका जो वॉल्यूम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल, इसे इस तरीके से ध्यान रखेंगे। देन लिखेंगे फ्रॉम चार्ल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, ये लिखेंगे आप फ्रॉम चार्ल्स लॉ। तो इसमें क्या था, आपने पी वी वी टी, वी समानुपाती होता है टी के, वी समानुपाती होगा टी के। देन क्या लिखेंगे आप, इसे लिख सकते हैं पी वी बराबर के, इसे लिख सकते हैं। अब आगे चल करके आप इतना तो समझते ही होंगे। तो वी अपॉन टी बराबर के, ये कहाँ से आ रहा है, तो आपको बिल्कुल दिमाग में तो बैठा हुआ है, मैं मान रहा हूं। देन फ्रॉम गैलुसेक लॉ, गैलुसेक लॉ, आप ध्यान रखेंगे वहां क्या लिखा हुआ है, गैलुसेक लॉ। तो फिर वहां पर क्या आएगा, तो आपका ये था पी टी के मध्य था, पी समानुपाती टी बराबर पी अपॉन टी इज इक्वल टू के, ये है आपका। एंड देन क्या है लास्ट में, फ्रॉम आवोगाड्रोस लॉ। तो यहां पर फिर क्या होगा, v समानुपाती n, v अपॉन n इज इक्वल टू के। तो कुछ इस तरीके से है ये। तो समीकरण नंबर 1, 2, 3 और ये 4, तो इनको अगर से एकत्रित करते हैं आप तो क्या होगा, तो पीवी बराबर पीवी अपॉन, इन सभी को करेंगे आप, पीवी बराबर वीटी बराबर पीटी, पी बाई टी बराबर वी बाई एन, कुछ इस तरीके से प्राप्त करेंगे। तो इसे अगर मान लीजिए आप थोड़ा सा गणितीय रूप में कुछ तरीके से जमाएंगे, अभी जमाते नहीं बन पा रहा है, तो इसे पीवी बराबर एन आर टी, सॉरी एन के टी, इस तरीके से प्राप्त करेंगे आप। तो यहाँ पर आपको बता दिया जाए कि ये जो है सिर्फ और सिर्फ द्विविमीय में बात की जाती है,
और 2 बीम में, तो यहाँ पर भी ये समीकरण प्राप्त हो गया है आपका। जहां पर पे के यहाँ पर पे आपको बता दिया, अब बता दे रहा हूँ आपको कि यहाँ पर पे बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है। के क्या है? बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है। तो जब ये बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है, और बोल्ट्जमैन कांस्टेंट और रिडबर्ग नहीं, जो आपका जो सार्वत्रिक गैस नियतांक है आर, आर और के मध्य संबंध क्या होता है? आर बराबर एन के, ये होता है। और लिख दूंगा आपको कि यहाँ पर पे इस एन का मान, एन बराबर यहाँ इस एन के बराबर हमेशा हमेशा एन बराबर यहाँ 1 होता है, एन बराबर 1 होता है। इस वजह से यहाँ पर पे आर बराबर हमेशा हमेशा के लिए आर बराबर के हो जाता है। तब यहाँ पर पे पीवी बराबर एन आर टी होता है, पीवी बराबर एन आर टी होता है। और यही आपका जो आदर्श गैस समीकरण है यही होता है, पीवी बराबर एन आर टी, पीवी बराबर एन आर टी। यही आदर्श गैस समीकरण के लिए एक अभिष्ट समीकरण है, लिखेंगे आप लास्ट में। तो इस समीकरण को आप बिल्कुल तरीके से याद रखिए। तो इस समीकरण के जरिए आप इन समीकरणों को बिल्कुल आराम से प्राप्त कर सकते हैं। जैसे कि आप देखिए, मान लीजिए आपने क्या देखा, कांस्टेंट टेम्परेचर है, कांस्टेंट टेम्परेचर है, कांस्टेंट चीजें हैं। तो और जो n बराबर हमेशा 1 दिया जाता है, तो ये जो है कांस्टेंट हो जाएगा। इधर अगर आपने टेम्परेचर कांस्टेंट किया तो पीवी बराबर कांस्टेंट, तो आपका क्या आ गया? पीवी बराबर कांस्टेंट क्या आ गया? n कांस्टेंट है, r कांस्टेंट है, और t भी कांस्टेंट कर दिया तो बॉयल का नियम आ गया। मान लीजिए आपने क्या कांस्टेंट कर दिया, प्रेशर कांस्टेंट किया, तो v समानुपाती t आ जाएगा, क्योंकि बाकी चीजें कांस्टेंट हो जाएंगी। ऐसे यानी समीकरणों को प्राप्त कर सकते हैं आप, कांस्टेंट कांस्टेंट को एक तरफ ले जाकर के बिल्कुल प्राप्त कर सकते हैं। तो आदर्श गैस समीकरण ये होते हैं। लेकिन आप एक चीज तो ध्यान देना, एक चीज जानते होंगे। क्या चीज जानते हैं? आदर्श कोई चीज होती है तो आदर्श चीज आप किसी को सामने वाले को मानते हैं। मान लीजिए कोई गांधी जी को अपना आदर्श मानता है, क्यों मानेगा? मरणोपरांत ही किसी को मानते हैं। अपन राम भगवान को हिंदू समाज पूरा राम भगवान को आदर्श मानता है, आदर्श मानता है, लेकिन वो अभी वर्तमान में है नहीं। मतलब आदर्श चीजें जिस किसी चीज को भी माना जाता है उसके जैसा बनाने की कोशिश की जाती है, लेकिन वो वास्तव में होता नहीं है। तो मतलब आदर्श चीज अपने विश्व या फिर ब्रह्मांड में वो क्या कहना चाहिए, अस्तित्व में रहती ही नहीं है। तो ये रही बात। तो इस जो ये समीकरण जो प्राप्त हुआ पीवी बराबर एनआरटी, तो पीवी बराबर एनआरटी पर आधारित सबसे ज्यादा क्वेश्चन आपके जेडबलई, नीट, जेम, नेट, जिस जिस जगह पर पे केमिस्ट्री पूछी जाएगी, गेट, एनडीए, एयरफोर्स, जहां पर पे आपको जरूरत पड़ती है केमिस्ट्री की, वहां पर पे मैं मान ही नहीं सकता कि आदर्श गैस समीकरण से संबंधित कोई क्वेश्चन नहीं आया हो। सबसे मुख्य रूप से इसी से आते हैं। तो बिल्कुल कोशिश रहती है आपके जेडबलई नीट को टारगेट करने की, आपको जेडबलई नीट पास आउट करने माने की बिल्कुल आपको 12th में, सॉरी 11th में आपको 90% दिलवाने की बिल्कुल कोशिश रहेगी। तो आइए अब हम इस पर आधारित एक न्यूमेरिकल कर लेते हैं। तो न्यूमेरिकल कुछ इस तरीके से है कि 25 डिग्री सेल्सियस ताप पर, 25 डिग्री सेल्सियस ताप पर तथा 760 mm ऑफ Hg दाब पर एक गैस 600 मिलीलीटर आयतन घेरती है। किसी अन्य स्थान पर जहां ताप 10 डिग्री सेल्सियस, आयतन 640 डिग्री सेल्सियस हो, तो गैस का दाब ज्ञात करना है। यहाँ पर किस किस की बात कर दी गई है? तीनों चीजों की बात की गई। जहां जहां आपको दो चीजों की, अब यहाँ पर एक चीज दिमाग में आ रहा होगा आपके कि सर हम कहाँ पर बॉयल का नियम लगाएं, कहाँ पर चार्ल्स का नियम लगाएंगे, कहाँ पर आवोगाद्रो का नियम लगाएंगे, और कहाँ पर हम आपका जो गैलुसेक का नियम लगाएंगे। तो
इसके लिए आपको सिर्फ और सिर्फ मैं इतना ही बोलूँगा। और कहाँ पर पे चौथी पांचवी सबसे बड़ी बात कि कहाँ पर पे आदर्श गैस समीकरण लगाएंगे, तो जहाँ पर पे दाब और आयतन की बात की जाएगी तो वहाँ पर पे आपको बॉयल का नियम लगाना पड़ेगा आपको, यानी जिस्म के नियम में जिस चीज़ की बात की जाती है उन दो चीज़ों का उस नियम का वहां पर पे यूज किया जाता है। जबकि अगर से तीनों चीजों की जहां बात कर ली जाए वहां पर पे आदर्श गैस समीकरण की बात की जाएगी। तो यहाँ पर पे सबसे पहले तो T1 दिया हुआ है। T1 क्या दिया हुआ है? 25 डिग्री सेल्सियस है। 25 डिग्री सेल्सियस यहाँ पर से 25 प्लस 273 करेंगे, आपको पता ही होगा। और 25 प्लस 273 298 केल्विन, ये आ गया आपका। देन यहीं पर पे आप आ जाइए, तो यहाँ पर पे आपको साथ ही साथ बता दूं कि P1 दिया हुआ है यहाँ पर पे 760 mm ऑफ Hg। साथ ही साथ आपको दिया हुआ है T1 दिया हुआ, सॉरी T1 नहीं, V1 दिया हुआ है आपको 600 मिलीलीटर। तो आपको साथ ही साथ T1 दिया हुआ था, ये जो T2 है वो दिया हुआ है 10 डिग्री सेल्सियस। और जो इसको अगर से केल्विन में चेंज करेंगे, बिना केल्विन में चेंज किए आप क्वेश्चन हल नहीं करेंगे, क्योंकि सबसे बड़ी गलती जो आप स्टूडेंट्स लोगों से होती है वो यही होती है कि आप केल्विन में इसे चेंज करते ही नहीं है। सबसे पहले केल्विन में चेंज करेंगे आप। केल्विन में चेंज करते से ये हो जाएगा 283 डिग्री सेल्सियस। तो 283 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा, 283 केल्विन होगा, सॉरी माफ कीजिए, केल्विन होगा। और देन आपको बात करना है P2 यहाँ पर पे दिया हुआ 640 mm ऑफ Hg। सॉरी P2 नहीं, ये V2 दिया हुआ है ml में। और आपको जो P2 है P2 ज्ञात करना है। तो यहाँ पर आप क्या ध्यान दे रहे हैं कि यहाँ प्रेशर, वॉल्यूम एंड टेम्परेचर सभी चीज़ों की अलग अलग बात कर दी गई है। इसका मतलब क्या लग जाएगा? फ्रॉम आइडियल गैस इक्वेशन क्या है आइडियल गैस इक्वेशन? PV = nRT। और यहाँ पर आपको एक चीज बता दूं, जब यहाँ पर ऐसे संबंध की बात आएगी, इन दोनों को संबंध के समय इनका मान कांस्टेंट मान लिया जाता है। तो यहाँ पर ये संबंध के समय हो जाता है P1V1/T1 बराबर P2V2/T2। जब भी इस रूप में आएगा तो इस समीकरण को ध्यान रखेंगे। और ये कैसे प्राप्त होगा, इतना तो मैं आपको होमवर्क दूंगा कि ये समीकरण कैसे प्राप्त हुआ, ये आप अपनी तरफ से ज्ञात करेंगे। थोड़ी मेहनत मैं करूंगा, थोड़ी मेहनत आप करेंगे, तो बिल्कुल आप जो है 11th में 90% एंड JEE पास आउट होंगे। तो आइए, तो इसी के साथ हम आते हैं अगले इसमें। तो जैसे कि आप देख रहे हैं P1 का यहाँ पर मान दिया हुआ है 760। देन V1 का यहाँ पर मान लिखा हुआ है 600 डिग्री सेल्सियस, सॉरी 600 मिलीलीटर। और T1 है यहाँ पर 298। और साथ ही साथ आपका जो P2 है, P2 ज्ञात करना है। देन V2 है 640 एंड देन जो 283 मिल जाएगा आपको। तो यहाँ से आप P2 बराबर निकालेंगे आप, तो क्या निकलेगा आपको 760 इंटू 600 इंटू 283 के बटे में 298 के गुणा में
640। तो फिर यहाँ पर P2 ज्ञात करेंगे। P2 आपको डायरेक्टली मैं बता दूं कि 676, हाँ जी, 676.6 mm of Hg ये प्राप्त हो जाएगा। तो इस तरीके से आपको प्राप्त होगा। इसका मतलब ये है कि आपके जो टेम्परेचर यदि 10 डिग्री सेल्सियस हो और आयतन 640 डिग्री सेल्सियस हो, उस समय आपका जो प्रेशर होगा वो 676.6 mm of Hg होगा। तो दोस्तों, इसी के साथ हम आदर्श गैस समीकरण को समाप्त करते हैं और इसके बाद हम इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं। अब कल आपको डाल्टन का आंशिक दाब नियम, उसके अलावा जो आपके जो चैप्टर में गतिज ऊर्जा अणु की गतिज ऊर्जा पर आधारित एक प्रमेय है या फिर जो समीकरण है उसको बताया जाएगा। एंड देन आदर्श गैस से समीकरण कैसे विचलन दर्शाता है, और फिर उसके बाद आपके जो वास्तविक गैस समीकरण है उसको भी बता करके इस चैप्टर को कोशिश करेंगे कल, या फिर हो सकता है 26 तारीख या फिर 28 तारीख को ये चैप्टर एंड हो जाएगा। तो दोस्तों, कैसा लगा यह वीडियो कमेंट करके नीचे कमेंट करें, और इसी के साथ हम इस वीडियो को एंड करते हैं।